हिमालय किस्त नंबर 194। चंद लोग इस ताबूत को एयरपोर्ट लेकर चल पड़े। बंद गाड़ी में स्याह रंग का ताबूत रखा हुआ था। एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी तवील था और इस रास्ते में मुतअद्दिद जगह ऐसी थी जहां कोई भी वारदात की जा सकती थी। चुनांचे ऐसी ही एक सुनसान सड़क पर एक और बंद गाड़ी खड़ी हुई मिली और ताबूत ले जाने वाली गाड़ी इस बंद गाड़ी के करीब पहुंचकर चंद लम्हात के लिए रुक गई। बंद गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने इंतहाई फुर्ती से ये ताबूत इस गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया और दूसरी गाड़ी में रखा हुआ वैसा ही ताबूत इस गाड़ी में रख दिया जो एयरपोर्ट जा रही थी। इस दूसरे ताबूत में मिस्टर मार्लिनो की लाश बंद थी, जबकि मिस्टर ब्रोडी की लाश इस दूसरी खड़ी हुई गाड़ी में मुंतकिल कर दी गई थी। ताबूत वक्त मुकर्ररा पर एयरपोर्ट पहुंच गया और इसे इंतहाई एहतराम के साथ उस जहाज में पहुंचा दिया गया जिसके जरिए उन्हें वेनिस तक का सफर करना था। रेनी अल्फानो स्याह रंग के मातमी लिबास में इस तमाम कार्रवाई में शरीक रही थी, जबकि स्टीला ब्राउनसन एक गैर मुतल्लिक शख्सियत की हैसियत से इस तमाम कार्रवाई का नजारा करती रही थी। जहाज की रवानगी का ऐलान कर दिया गया और मुसाफिरों से अंदर पहुंचने की दरख्वास्त की गई तो स्टीला ब्राउनसन ने लीपाल की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोली, लीपाल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर मौका मिला तो ज़रूर हाजिर होऊंगा मिसिस ब्राउनसन, लीपाल ने गर्दन खम करके कहा और स्टीला ब्राउनसन भारी भारी कदमों से अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। दरहकीकत लीपाल ने उसे काफ़ी मुतासर किया था। रेनी अल्फानो की कैफियत भी शायद उससे मुख्तलिफ नहीं थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग यही समझते थे कि मिसिस ब्रोडी मिस्टर ब्रोडी के लिए गमज़दा हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि रेनी अल्फानो को लुइस की जुदाई का अफसोस था। थोड़ी देर के बाद तैयारा फ़ज़ा में परवास कर गया। जिस सीट पर रेनी को जगह मिली थी इसके बराबर वाली सीट पर खुसूसी तौर पर स्टीला ब्राउनसन के लिए मखसूस की गई थी। चुनांचे वो दोनों साथ साथ ही बैठी हुई थी। स्टीला ब्राउनसन एक हमदर्द इंसान की तरह रेनी अल्फानो से इसके कवायद पूछ रही थी और देखने वालों ने यह महसूस किया कि दो हमसफर एक दूसरे से मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। जनरल डी ने एक खूबसूरत और पुरस्कार इमारत में अपने मातहत D11 का इस्तकबाल किया, जो फ़ख्र से सीना फुलाए उसके सामने पहुंचा था। जनरल डी लंबे ओवरकोट में मलबूस था। उसकी आंखों पर स्याह रंग का चश्मा लगा हुआ था। D11 उसके सामने पहुंचकर मुअद्दिब हो गया। जनरल डी ने खड़े होकर उससे मुसाफा किया और फिर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मुझे तुम्हारी कामयाबी की इत्तला मिल चुकी है D11, और सही मायनों में मैं अपने इन तमाम दोस्तों की कदर करता हूँ जो अपने काम की अंजामदही में कोई सुकम नहीं छोड़ते। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि D11 के जिन हालात में Y3 डिपार्टमेंट दो चार हुआ, हम उसकी परछाई भी खुद तक नहीं पहुँचने देना चाहते। मैंने जो जिम्मेदारियाँ आप लोगों से जिस शख्स के सुपुर्द की हैं, आप में से हर शख्स उसके अंजामदही का अहल है। बहरतौर मार्लिनो को बैंकॉक से वेनिस और वेनिस से यहाँ तक पहुँचाने के सिलसिले में आपको जिस कदर जिद्दोजहद करना पड़ी होगी, मुझे उसका पूरा पूरा एहसास है और आपके फाइल में आपकी इस पहली कामयाबी को एक नुमाया मुकाम दिया जाएगा। शुक्रिया जनरल, आपकी इस तौसीफ ने मेरे वजूद में एक फौलादी कैफियत पैदा कर दी है और मैं मुंतज़िर हूँ कि इसके बाद भी कोई काम मेरे सुपुर्द किया जाए और मैं दोबारा इसी तरह आपसे दादे तहसीन हासिल करूँ। मैं मुख्तसर रिपोर्ट आपको पेश करना चाहता हूँ जनरल। हाँ हाँ कहो। वेनिस में मैंने एक ऐसी कार्रवाई की जिसकी वजह से हमारे दो कारकुन यानी मिस स्टीला ब्राउनसन और रेनी अल्फानो हमारे लिए मसरूफ़ अमल हो गई। एक मिनट D11, मैं तो अपनी रहायशगाह पर एक दोस्त के हैसियत से जितना भी वक्त तुम चाहो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस सरकारी इमारत में मेरी हैसियत जनरल डी की है और यहाँ मैं वही कवानीन देखना चाहता हूँ जो मैंने मुतय्यन कर दिए हैं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुमने अपना ये काम किस तरह अंजाम दिया। मैं तुमसे सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि मिस्टर मार्लिनो वांग हू से अगवा होकर यहाँ तक पहुँच गए हैं और मैंने तुम्हें इस सिलसिले में तमाम इख्तियारात भी सौंप दिए थे। चुनांचे ये कहकर मेरा वक्त ज़ाया ना करो कि तुमने इस सिलसिले में किस तरह कार्रवाई की। ये बताओ, मार्लिनो कहाँ है? बाहर। दरअसल मैं मुख्तसर बताना चाहता था कि मिस्टर मार्लिनो को किस तरह यहाँ लाया गया है। ताहम अगर आपका हुक्म नहीं है तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं मार्लिनो को आपके सामने पेश कर सकूं। थोड़ी देर के बाद मार्लिनो D11 के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खरामी से इस बड़े हॉलनुमा कमरे में दाखिल हो गया। जनरल डी ने मुस्कुराती निगाहों से मार्लिनो को देखा और आगे बढ़ता हुआ बोला, कांग हू के अजीम पेशवा को जनरल डी खुश आमदीद कहता है। यह आपकी हैसियत एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सी है। आपको जिस तरह यहाँ लाया गया है आप इस पर तवज्जो न दें, बल्कि कुछ वक्त पुरस्कून अंदाज में एक मेहमान की हैसियत से हमारे साथ गुजारें, हमें बहुत खुशी होगी। मार्लिनो ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से जनरल डी को देख रहा था। तब जनरल डी जल्दी से बोला, अरे आप तशरीफ़ रखिए। बेशक मुझे आपके बारे में इल्म है कि आपने अपने असल अज़ा की कमी इन मसनूई अज़ा से पूरी कर ली है जो असल अज़ा से कहीं ज़्यादा शानदार हैं,
लेकिन इसके बावजूद मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बैठने की पेशकश करूं। जनरल डी के एक इशारे पर मार्लिनो एक कुर्सी पर बैठ गया। जनरल डी ने D11 की तरफ देखकर कहा, मार्लिनो को वसूल का शुक्रिया। इस वक्त तुम आराम करो जब तक तुम्हें नई हदायत जारी न कर दी जाए। जनरल डी के अल्फाज सुनकर D11 ने मखसूस अंदाज में गर्दन खम की और बाहर निकल गया। बिलाशुबा जनरल डी ने इसे तारीफ व तौसीफ से नवाजा था, लेकिन इतने बड़े काम की अंजामदही के बाद जो तौसीफी अंदाज इसका होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन D11 जानता था कि जनरल डी अपने मामलात में इंतहाई सख्त है और इससे ज़्यादा वो किसी को अहमियत नहीं देता। D11 के जाने के बाद जनरल डी ने मुस्कुराती निगाहों से मार्लिनो की तरफ देखा और फिर बोला, आइए मिस्टर मार्लिनो, हम पुरस्कुन अंदाज में एक ख़ास कमरे में बैठकर गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आपको इसमें लुत्फ़ आएगा। क्या मुझे आराम के लिए कुछ वक्त नहीं दिया जाएगा? जिस तरह मुझे यहाँ लाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसके बाद तकरीबन 24 घंटे सुकून के लिए दरकार होंगे मुझे। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा मिस्टर मार्लिनो के आपको किस तरह लाया गया। बेहतर आपकी ख्वाहिश एक दोस्त के हैसियत से कबूल की जाती है। आइए मैं आपको आरामगाह तक दिखा दूँ। जनरल डी ने मार्लिनो को लेकर एक कमरे में पहुँच गया। मार्लिनो खामोशी से मुसहरी पर जा बैठा। जनरल डी ने उसे एक बार फिर अपने दरमियान खुशामदीद कहा और आराम करने की हदायत देने के बाद बाहर निकल आया। उसके अंदाज में मुस्लिम कैफियत थी। मार्लिनो का हुसूल बिलाशुबा इंतहाई मुश्किल काम था और जनरल जानता था कि D11 के स्पुर्द उसने एक अहम काम किया है। बिलाशुबा D11 इस काबिल है कि इसकी फाइल में एक राउंड बना दिया जाए। इसके लिए जनरल डी अपनी सिफारिशात पर गौर कर रहा था। दूसरे दिन तो रात को तकरीबन 9:30 बजे जनरल डी ने अपने कुछ खास लोगों को इस सरकारी इमारत में मदऊ किया और अपनी कार्रवाई का आगाज़ इस तरह किया कि सबसे पहले उसने मार्लिनो को तलब किया। मार्लिनो पूरी इत्मीनान अंदाज में चलता हुआ जनरल डी के खुसूसी दफ्तर में पहुंचा था, जहां एक बड़ी मेज़ के गिर्द चंद जुगादरी किस्म के इंसान बैठे हुए थे। उनके खुश्क चेहरे पथराए हुए थे और उन पर कोई तासुर नहीं था। मार्लिनो को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और जनरल डी ने इन लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मुअज़्ज़िज़ अरकान, आप लोग मिस्टर मार्लिनो को देख सकते हैं। वही मिस्टर मार्लिनो जिन्होंने Y38 डिपार्टमेंट को अपनी साहिराना कोशिशों से तबाह कर दिया। यकीनी तौर पर ये जहनी तौर पर बहुत ही ताकतवर हैं और जिस्मानी तौर पर भी ये साइंसी क़ुव्वतों के मालिक हैं और कांगहू को उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। उस कांगहू से जहाँ से इन्हें बासानी अगवा करके यहाँ तक लाया गया है। मिस्टर मार्लिनो, आप इन बातों से बददिल ना हों। आपको यकीनी तौर पर सोचने का काफ़ी मौका मिल गया होगा और आपने यकीनन इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप किन लोगों के दरमियान हैं। मार्लिनो ने इस बार भी खामोशी इख्तियार की। फिर एक रख्त चेहरे वाले आदमी ने भारी लहजे में कहा, हम उस वक्त के अब तक के हालात सुनना चाहते हैं। मिस्टर मार्लिनो, जब आपको Y3 डिपार्टमेंट में एक ओहदा दिया गया था और इस ओहदे के तहत आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की गई थी जिन्हें आपने बखुशी कबूल किया था। आपकी ड्यूटी थी कि आप पहाड़ों में होने वाले ऑपरेशन में Y3 डिपार्टमेंट की मदद करें। आपने पूरी Y3 डिपार्टमेंट से इत्तफाक किया था और अच्छी तरह सोचने समझने के बाद इस सिलसिले में इनके साथ अमल करने का फैसला किया था। फिर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने आपको Y3 डिपार्टमेंट के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर दिया? जवाब देना पसंद करेंगे मिस्टर मार्लिनो? बेहतर यह है कि आप अपने सवालात भी मेरे सामने दोहरा दें ताकि मैं उनके जवाब सही तौर पर सोच सकूं। कोई हर्ज नहीं है मिस्टर मार्लिनो। काली घाटी में हमारा मिशन इस तरह नाकाम हुआ और आपने पहाड़ों में जाने के बाद हमारे मकासद के लिए क्या कुछ किया, क्या आप इस बारे में कुछ तफसील बताना पसंद करेंगे? इसके अलावा और कोई सवाल? मार्लिनो ने मुस्कुराते पूछा और जनरल डी के चेहरे पर किसी कदर जुनून के आसार फैल गए। उसने गुस्सीले अंदाज में कहा, बेशक मैंने आपसे बात कही है मिस्टर मार्लिनो के आपकी हैसियत एक दोस्त की सी है, लेकिन ऐसे दोस्त नापसंदीदा होते हैं जो मेहमान तो बन जाए लेकिन आदाब मेहमानी ना जानते हों। हम एक बेहतरीन मेज़बान बनाने की कोशिश न कीजिए। बेहतर ये होगा कि आप हमारे सवालात के मुनासिब अंदाज में जवाब दें। तब मैं ये कहूँगा, आप सब लोग बेहद बदनसीब हैं और आपको अपने इस मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है। मार्लिनो की सर्द और गंभीर आवाज़ उभरी और इन अल्फाज ने जनरल डी के होश उड़ा दिए। वो खूंखार लहजे में चीखा, तुम कहते क्या हो? तुम्हारा इस बात से मकसद क्या है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मुअज़्ज़िज़ मेज़बान के, मैं मार्लिनो नहीं हूँ। मार्लिनो के अल्फाज एक खौफनाक धमाका थे जो इन सबके जहनों में हुआ था। एक लम्हे के लिए सबकी जुबानें गुंग हो गई और आंखें फटी की फटी रह गई। जनरल डी मुतहय्यराना अंदाज में मार्लिनो को देख रहा था और उसके अल्फाज तोल रहा था। जब उसके हवास किसी कदर कायम हुए तो वो चीखते हुए लहजे में बोला, क्या बकवास करते हो, क्या बकते हो तुम? फिर कहा, क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने? बस एक बात, वो ये कि मैं मार्लिनो नहीं हूँ।
ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे बारे में हमारी मालूमात इतनी महदूद हैं? मैं कुछ नहीं जानता। आप यकीन करें मेरे मोअज़्ज़िज़ मेज़बान कि मैं कुछ नहीं जानता कि आपके आदमी मुझे कांगू की खानकाह से पता नहीं किस तरह अगवा किया। मैं नहीं जानता कि इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं शायद बैंकॉक की ही एक इमारत में था। इसकी तर्ज तामीर से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमारत बैंकॉक में है। इसके बाद कुछ लोगों ने मेरे साथ ही बदसलूकी की, यानी मेरे चेहरे से बाल साफ कर दिए और शायद मेरे चेहरे पर कुछ तब्दीलियाँ की। फिर मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। होश में आया तो एक अजनबी इमारत में था और चंद बदामाल मेरे गिर्द मौजूद थे। वो न जाने क्या क्या करते रहे, मैं नहीं जानता। हाँ, एक बार फिर मुझे बेहोश कर दिया गया और उस बार जब होश आया तो मुझे आपके सामने पेश कर दिया गया। मार्लिनो के अंदाज में मासूमियत थी। जनरल डी का चेहरा आग बगोला हो रहा था। इसने दीवानगी के अंदाज में कहा, यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसने बेशक बहुत सोच समझ कर ये झूठ तराशा है। मैं जानता हूँ क्यों। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों। खुद को कंट्रोल करें जनरल। मिस्टर मार्लिनो जो कुछ कह रहे हैं इसके लिए उन्हें सबूत भी पेश करना होंगे, एक रख चेहरे वाले ने कहा। जनरल डी हिज़ियानी अंदाज में हंस पड़ा। ये शख्स सिर्फ उस पर बाज़पूछ चाहता है जो इससे की जा रही है। शायद ये सूरत हाल का सही अंदाज़ा नहीं लगा सका। सुनो मिस्टर मार्लिनो, हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जो मुर्दों को भी ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर देते हैं। तुम क्या चीज़ हो? तुमने Y3 डिपार्टमेंट के करीब रहते हुए ये नहीं सोचा कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है। सुनो मिस्टर मार्लिनो, Y3 डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुका है। वो लोग मर चुके हैं जिनका तुमसे राब्ता था। ये जिम्मेदारी अब D डिपार्टमेंट के शानों पर है और D डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर नहीं जितना Y था। तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हें एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान कहा था। तुम वही हैसियत हासिल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर के हमें Y डिपार्टमेंट की नाकामी के असबाब बना दो। मार्लिनो मुस्कुराते फिर बोला, कमज़ोर इंसान हमेशा ताकतवर होने के दावे करता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। तुम भी कमज़ोर हो और तुम्हारी कमज़ोरी की दलील यह है कि तुम खुद को ताकतवर कहते हो और इतना भी इल्म नहीं रखते कि मैं कौन हूँ। तुम मार्लिनो नहीं हो। मेरा नाम आशिन हुमा है, एक भिक्षु हूँ जिसे खानका में इबादत का हुक्म मिला था और मैं इबादत कर रहा था। हमारा चेहरा असली है। हाँ, जो नकल थी उतर गई। भिक्षु हंसकर बोला, क्या मतलब? कुछ किया था मेरे चेहरे पर किसी ने। जब इन लोगों ने मेरे बाल वगैरह साफ किए तो वो ख़त्म हो गया। अब मेरी असल शक्ल तुम्हारे सामने है। बकवास मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बड़ा ज्ञान रखते हो। खुद अंदाज़ा लगा लो मेरे झूठ और सच का। भिक्षु ने बदस्तूर मुतमईन अंदाज में कहा। जनरल डी की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। उसने एक अलमारी में रखा हुआ फाइल निकाला और उसे खोलकर सामने रख दिया और अब वो इस भिक्षु के खुदोखाल का इस तस्वीर से मुवाजना कर रहा था और इसका दिल घटता जा रहा था। अगर इस भिक्षु के बाल उगा दिए जाएं तो वो मार्लिनो का हमशक्ल जरूर लग सकता था, मार्लिनो नहीं। दफ्तर जनरल ने कहा, तुम्हारे हाथ में असली हैं। हाँ, मिट्टी के इस ढेर में कोई नक्श नहीं। जनरल खुद आगे बढ़ा और उसने दीवानगी के आलम में भिक्षु के बदन का पूरा लिबास फाड़ डाला। भिक्षु कसमकसाकर खामोश हो गया। खुद जनरल, दूसरे लोग ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि सामने बैठे हुए शख्स के हाथ पांव असली थे। जनरल डी के अंदाज में अब ठहराव पैदा हो गया था। वो सर निगाहों से भिक्षु को देख रहा था। फिर उसने कहा, मार्लिनो कहाँ है? वहीं कांगू में। उसने तुम्हें क्या हदायत दी थी? यही की इबादत करो। भिक्षु ने सुकून से जवाब दिया। जनरल थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मुआज़रत आमेज़ अंदाज में कहा, सॉरी जेंटलमैन, आप लोगों को जहमत हुई। ये वाकई मार्लिनो नहीं है। आपने मुकम्मल इत्मीनान के बगैर हमें दावत क्यों दी जनरल? क्या ये काबिल तशवीश बात नहीं? इनमें से एक शख्स ने कहा, मुझे इतराफ़ है, लेकिन यह तो मेरे बीच का एक छोटा सा मरहला था। मैं सिर्फ मार्लिनो से ये मालूम करना चाहता था कि पहाड़ों में Y3 डिपार्टमेंट के मिशन की नाकामी के असबाब क्या थे और ख़ुद मार्लिनो का उसमें कितना हाथ था। ये शख्स बता सकता है? एक और शख्स ने तंजिया कहा, मैं छोटी सी नाकामी से बददी नहीं हूँ। मार्लिनो बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। मैं बहुत जल्द आपको असल मार्लिनो के लिए दावत दूंगा, बहुत जल्द। उस बार पहले अपने तौर पर इत्मीनान कर लेना कि इस बार तुमने असल मार्लिनो को हासिल किया है या फिर किसी और को पकड़कर बुलवाया है, उस शख्स ने कहा। और फिर वो सब उठकर खड़े हुए। किसी ने जनरल डी से अलविदाई कलिमात भी नहीं कहे थे। वो सब एक एक करके खामोशी से बाहर निकल गए। जनरल डी की गर्दन की रगें फूली हुई थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बेचैनी से बार बार मुट्ठियाँ खोल रहा था और बंद कर रहा था। फिर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई थी। थोड़ी देर तक वो इस तरह बैठा रहा। फिर उसने हाथ उठाकर
दीवार में लगी हुई घंटी का बटन दबा दिया। 2 बावर्दी फौजी अंदर दाखिल हुए। इसे डी कामतू में मुंतकिल कर दो। ओके जनरल, उन्होंने अदब से कहा और भिक्षु को लेकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद जनरल डी भी बाहर आ गया। चंद मिनट बाद वो अपनी खुद कार ड्राइव करता हुआ अपनी रहायशगाह वापस जा रहा था। जनरल की खूबसूरत रहायशगाह में इसकी खूबसूरत सेक्रेटरी ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल किया। हेलो हेलो, जनरल सेक्रेटरी ने इसका कोट उतारते हुए कहा। पिलाओ। जनरल एक कुर्सी पर बैठकर बोला। सेक्रेटरी अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर वो उस वक्त तक जनरल को पिलाती रही जब तक उसका हाथ जाम पिलाने के काबिल रहा। फिर जब जाम उसके हाथ से गिर गया तो सेक्रेटरी ने भी हाथ रोक दिया। दूसरी सुबह जनरल मुस्तैद था। वो शाम 4 बजे तक अपने काम में मसरूफ रहा। 4:01 पर उसने अपने सामने रखे हुए सारे फाइल बंद करा दिए और सुर्ख रंग का फ़ोन अपने करीब से का लिया। फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। चंद लम्हात के बाद राब्ता कायम हो गया। लाइकोश बोल रहा है सर, D11 टी कामतू में तुम्हारी ज़रूरत है। आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाओ। जनरल डी ने जवाब दिया। फ़ोन बंद करके उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलकर वो फौजी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से कहा, डी कामितू। कार बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वो एक वीरान रास्ते पर मुड़ी और फिर तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक कदीम इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गई जहाँ चंद फौजी मौजूद थे। जनरल नीचे उतरा तो एड़ियाँ बजने लगी, लेकिन वो किसी की तरफ देखे बगैर अंदर दाखिल हो गया। एक कमरे में जाकर उसने कोट और टोपी उतार दी और एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हा सोचता रहा। फिर एक तरफ की घंटी बजा दी। फौरन ही एक आदमी अंदर दाखिल हो गया था। भिक्षु क्या कर रहा है? दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठा है जनाब। उसने कुछ खाया भी नहीं है। तमाम लोगों को समेट कर बैरक में ले जाओ और दूसरे हुक्म का इंतजार करो। आने वाले ने एड़ियाँ बजाई और मशीनी अंदाज में मुड़कर बाहर निकल गए। जनरल डी थोड़ी देर अपनी जगह बैठा रहा और फिर इस कमरे से निकल आया। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। जनरल जो शायद भिक्षु को देखने जा रहा था रुक गया। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। चंद लम्हात के बाद D11 अंदर दाखिल हो गया। जनरल को बाहर देखकर मुस्तैद हो गया। हेलो लाइकोश, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जनरल का लहजा बेहद नरम था। वो वापस उस कमरे की तरफ मुड़ गया जिसमें चंद मिनट कबल मौजूद था। D11 इसके साथ था। बैठो। जनरल खुद भी एक नशिस्त पर बैठते हुए कहा। D11 थोड़ी सी झिझक के साथ बैठ गया। मैं गैर ज़रूरी बातों में कभी दिलचस्पी नहीं लेता मिस्टर लाइकोश, लेकिन इत्तेफाक से हालात ऐसा रुख इख्तियार कर गए हैं कि इन लोगों के बारे में मुझे मालूमात दरकार हैं जिन्होंने मार्लिनो को हासिल करने वाली मुहिम में हिस्सा लिया। कोई उलझन पैदा हो गई है जनाब? D11 ने चौंक कर पूछा। तुमने मेरे अल्फाज गौर से नहीं सुने लाइकोश? जनरल डी ने सरदेजे में कहा। जी हाँ जनाब। D11 संभल गया। मुझे इन लोगों के बारे में तफसीलात दरकार हैं। यस सर। दरअसल मैंने इसके लिए फ्रांस की 2 जराइम पेशा औरतों को इस्तेमाल किया था जो डी डिपार्टमेंट में रजिस्टर हैं। नाम? जनरल ने एक पैड और कलम अपने सामने सरकाते हुए कहा। स्टीला ब्रॉन्सन वेनिस के खूबसूरत इलाके में रहती है। D11 ने स्टीला ब्रॉन्सन के बारे में बताया। इससे कबल डी डिपार्टमेंट के लिए कुछ करती रही है। मैं बजाते खुद इससे कई काम ले चुका हूँ। इसके बावजूद ठीक है, गैर ज़रूरी तफसील नहीं लाइकोश। दूसरी कौन थी? रेनियल फानो। इसके बारे में तफसील? जनरल सामने रखे हुए पैड पर सब कुछ नोट करता जा रहा था। सब कुछ लिखने के बाद उसने कहा, मार्लिनो के अगवा की रिपोर्ट उन्होंने पेश की होगी। जी हाँ, दोहरा दो, जनरल ने कहा। और D11 वो कहानी सुनाने लगा जो उस रिपोर्ट की शक्ल में पेश की गई थी। जनरल सुकून से सुनता रहा था। उसने कहा, ये लोग अपनी कारकर्दगी में बेहतर नहीं साबित हुए D11 का चेहरा फक हो गया। उसने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं समझा नहीं जनाब। मार्लिनो नहीं है? जी हाँ, दरअसल मार्लिनो स्मगलर है। कुछ अनोखी शख्सियत का मालिक है वो। एक तरफ बड़ा धर्मात्मा है और दूसरी तरफ एक खतरनाक जराइम पेशा जिसके बारे में पूरी तफसील जानते थे। जी, लेकिन जिस तरह लड़कियों ने उसे अगवा करके यहाँ तक पहुँचाया वो मार्लिनो के शायान शान नहीं था। इतनी आसानी से वाकई मार्लिनो जैसे शख्स का हाथ आना मुमकिन नहीं था। जो शख्स हमारे पास पहुँचा वो मार्लिनो नहीं बल्कि एक बुद्ध भिक्षु है, और मुझे यकीन है कि मार्लिनो की शक्ल में इसका खानका में जा बैठना बेमकसद नहीं होगा। जनरल डी की आवाज़ में कोई ऐसी बात नहीं थी जो इसके गुस्से का इजहार करती हो। इसके चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार थे, लेकिन D11 के होश गुम हुए जा रहे थे। उसे अपने तराफ में मौत की सरसराहटें महसूस हो रही थी। वो कुछ बेनाम सी आहटें महसूस कर रहा था। इसका दिल बैठा जा रहा था। क्या ख्याल है तुम्हारा? जनरल ने पूछा। वो जनाब, D11 की फटी फटी आवाज़ उभरी। मुझे यकीन है कि पहाड़ों में तंजीम की नाकामी से उसने
ये अंदाज़ा लगाया होगा कि तंजीम इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करेगी। वो अपने बचाव में मसरूफ़ होगा और उसने ऐसे कुछ कुर्बानी के बकरे छोड़ दिए होंगे जिन पर वो तंजीम को टेस्ट कर सके और ये अंदाज़ा लगा सके कि तंजीम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए क्या करेगी। जी D11 की पलकें झुकी जा रही थी। वो बहुत खौफजदा हो गया था और इस अगवा ने उसे होशियार कर दिया होगा, मगर वो कमबख्त भिक्षु उस बारे में जुबान नहीं खोल रहा। मैंने इसे यहाँ बुलवा लिया है। लाइकोश, तुम कोशिश करो वो हमें मालिनों के बारे में कुछ बताए ताकि हमारे दूसरे प्रोग्राम इसी के मुताबिक हों। D11 को होश आ गया। इन अल्फाज ने उसे ढारस दी थी। वो कहाँ है जनाब? आओ। जनरल अपनी जगह से उठ गया। फिर वो D11 के साथ इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया जहां एक बड़ा सा हॉल था। इस हॉल में अजियत रसानी के बेशुमार आलात रखे हुए थे। एक तरफ पिंजरा सा बना हुआ था जिसमें भिक्षु आंखें बंद किए दुआ पढ़ रहा था। D11 उसके पास पहुंच गया। उसने पिंजरे से कुछ फासले पर दीवार में लटकी हुई चाबी उठाई और पिंजरे का ताला खोलने लगा। फिर इसकी आवाज पर भिक्षु ने आंखें खोल दी। D11 से बाहर आने का इशारा किया और भिक्षु बाहर आ गया। D11 की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे गुर्राई आवाज में कहा, तुम मार्लिनो नहीं हो? जो हम नहीं हैं वो कैसे हो सकते हैं भाई? झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। नहीं, D11 ने झूठ नहीं बोल रहा। इसके हाथ असली हैं, जबकि मार्लिनो चारों हाथ पांव से महरूम है। इसे चेक कर लिया गया है। जेनरल डी ने कहा, तुम मार्लिनो के रूप में खानकाह में क्या कर रहे थे? इबादत। भिक्षु ने आहिस्ता से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम मार्लिनो नहीं हो? उससे किसने पूछा था? भिक्षु मुस्कुराकर बोला, मार्लिनो कहाँ है और क्या कर रहा है? D11 गड़बड़ाकर बोला, पदम शरीर ने बात मुझे नहीं बताई। झूठ बोल रहे तुम? ऐसा नहीं है। ये सब कुछ देख रहे हो? तुम्हें जुबान खोलनी पड़ेगी वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। D11 बोला, जिंदगी तो उस वक्त से अजाब होती है जब इंसान इस दुनिया में आता है। मौत इस अजाब की लंबी घड़ियों से बचा लेती है। भिक्षु ने नर्म लहजे में कहा, तुम कौन सी मौत पसंद करोगे? देखो यहाँ चारों तरफ मौत है और ये सब चीजें तुम्हारी जुबान खोल देंगी। D11 ने कहा और भिक्षु की निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। मेरी ख्वाहिश है महाराज कि आप इस भट्टी को रोशन करें, फिर मेरे सर को इस पर रख दें। गर्मी मेरे दिमाग को लगेगी तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। भिक्षु ने एक इलेक्ट्रिक भट्टी की तरफ इशारा किया और जनरल डी का जोरदार कहका गूंज उठा। क्या ख्याल है D11? तुम इसकी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करोगे? उसने हंसते हुए कहा, ज़रूर करूँगा जनाब। ये साधु शायद हमारा मजाक उड़ा रहा है। D11 ने कहा और उस दीवार की तरफ बढ़ गया जहां इलेक्ट्रिक भट्टी को ऑन करने का स्विच था। उसने स्विच दबाया और भट्टी गर्म होना शुरू हो गई। इसकी खास किस्म की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होती जा रही थी। आन की आन में पूरे हाल में शदीद तपिश पैदा हो गई। D11 भिक्षु की तरफ बढ़ा, लेकिन वो खुद पुरस्कून कदमों से भट्टी की तरफ चल पड़ा। अब इसकी आवाज़ गूंजने लगी थी। वो कुछ गा रहा था जिसके बोल इनकी समझ में नहीं आ रहे थे। मक्कार साधु, अब जुबान खोल दे, तेरी मक्कारी। D11 के मुंह से इतना निकला था कि भिक्षु ने भट्टी में छलांग लगा दी। एक शोला सा बुलंद हुआ, धुआं उठा, गोश्त जलने की चिरांद फजा में फैल गई और चंद लम्हात में भट्टी में जली हुई हड्डियों और गोश्त के स्याह धब्बों के अलावा कुछ नहीं था, जो आहिस्ता आहिस्ता सफेद होते जा रहे थे। D11 का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन जनरल डी अब भी पुरस्कून था। D11 ने वहशत ज़दा नजर से जनरल डी की तरफ देखा तो वो पुरस्कून लहजे में बोला, तुम्हारी मालूमात वाकई बहुत नाकिस है D11। भिक्षु हाराकारी के शायक होते हैं। खुदकुशी और इज़्ज़त की मौत इनके मजहब में बेहतरीन मौत तस्वुर की जाती है। वैसे D11, ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। ओह ये कमबख्त, ये अब क्या होगा जनाब? D11 अभी तक इस दहशतनाक मंजर से मुतासिर था। मालिनों के मसले के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। D11 बहुत ज़रूरी है। इस शख्स के बारे में मुझे यकीन हो गया है, वो हमारी इस नाकामी पर बहुत बड़ा हाथ रखता है। पहले हमें इन लोगों से निजात हासिल करना होगी। D11, जो हमारे नाकामियां तराशते हैं, क्या ख्याल है? बेशक जनाब, D11 ने कहा। तुम भी अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहे हो D11। मैंने काफ़ी तफसील से कहा था कि जो मिशन जिसके सपुर्द किया जाए उसे कबूल करे या ना करने का मजाज वो इनकार कर सकता है, लेकिन जब उसने एक जिम्मेदारी कबूल कर ली तो फिर इसमें नाकामी मुआफ़ नहीं की जा सकती। मुझे एहसास है जनाब, D11 ने गर्दन खम करके कहा। इसके बावजूद तुम अभी तक जिंदा हो? जनरल डी की फुकार सुनाई दी। जी जाओ D11, इस नाकामी के बाद तुम्हारी जिंदगी मुनासिब नहीं है। मैं नाकामी किसी भी निशान को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जनरल डी ने कहा और दूसरे लम्हे इसकी जोरदार लात डी लेमन की कमर पर पड़ी और वो उछलकर भट्टी में जा गिरा। एक शोला सा उभरा, जलते हुए गोश्त की चरांद, खून की बूंदों की छनक और फिर स्या निशान, उसके बाद सफेद राख। T11 ने आगे बढ़कर भट्टी का स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि हाल की तपिश और इसमें फैली हुई भू नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। जनरल डी बज़ाहिर पुरसकून था, लेकिन उसकी पेशानी पर नमूदार होने वाली शिकन इस बात की गमाज थी कि इस वक्त उसका जहन इंतहाई परेशान कुन ख्याल से नबरतो आसमा है। वो अपने मुल्क में एक कौमी हीरो की हैसियत रखता था। उसका ताल्लुक उन लोगों से था जिनके सपुर्द को काम किया जाता तो इसकी कामयाबी के यकीन कर लिया जाता था। Y38 का बदतरीन हशर उसे याद था और यह भी याद था कि Y38 को इस सजा दिलवाने में उसने नुमाया किरदार अदा किया था। उसकी वजह एक कदीम दुश्मनी थी, उस वक्त की दुश्मनी जब दोनों इकट्ठे तरबियत हासिल करते थे। Y38 ने खुसूसी इम्तिहान में उसे शिकस्त देकर उसका मजाक उड़ाया था और जनरल डी ने ये तारीखी अल्फाज कहे थे, इस इम्तिहान में तुम्हारी कामयाबी और इसका जश्न तुम्हारी ज़िंदगी का वो तारीख दिन है जो मुस्तकबिल में तुम्हारा मुकद्दर बन गया है। तुम इसी तारीख दिन का शिकार हो जाओगे। ये अल्फाज Y38 भूल गया हो, लेकिन जनरल डी को याद थे और वो तारीख दिन आ चुका था। जनरल डी ने Y38 को तारीकियों में धकेल दिया था और उसके बाद पहाड़ों का मिशन उसने एक चैलेंज की हैसियत से कबूल किया था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो अभी तक कामयाबी की शक्ल नहीं देख सका। और फिर एक आम भिक्षु का मालिनों के मेकअप में उस तक पहुंचने इस बात की निशानदेही करता था कि दुश्मन इससे न सिर्फ बाखबर बल्कि होशियार भी हो चुका है। अगर वो अपने मिशन में नाकाम रहा तो क्या Y38 की तरह उसे भी खुदकुशी करना होगी। वो वहां से निकल आया, अपनी रहायशगाह पर पहुंचकर खुद को आबे हराम से बहलाने लगा, लेकिन परेशान ख्यालात फिर भी उसे परेशान करते रहे। वो पीता रहा और फिर सर झटक झटक कर हकायक को खुद से दूर करने की कोशिश करता रहा। दूसरे दिन उसके बारे में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब उसकी सेक्रेटरी देती रही। दोपहर को 3:30 बजे उसे शायद उसने सेक्रेटरी को तलब कर लिया। सेक्रेटरी उसे आज की रिपोर्टें देती रही। फिर उसने कहा, बोर्न कैंप से शिरान के बारे में रिपोर्ट मिली है, वो अपना मिशन मुकम्मल कर चुका है। जनरल डी चौंक पड़ा, उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई थी। पूरी रिपोर्ट उसने सेक्रेटरी को देखकर कहा, यस सर। सेक्रेटरी ने अदब से कहा और फिर अपनी डायरी में देखते हुए बोली, बोर्न कैंप की इंचार्ज इत्तला दी है कि खतरनाक शख्स जिसे शिरान के नाम से याद किया जाता है अपने सपुर्द किए हुए मिशन की तकमील कर चुका है। उससे लिस्टन गेरवन राइचक को कत्ल कर दिया है। और 1 मिनट, जनरल डी उसे हाथ के इशारे से रोकते बोला, क्या बोर्न कैंप से शिरान की निगरानी करने वाले वापस आ गए हैं? इसकी कोई इत्तला नहीं मिली। ठीक है, बोर्न कैंप के इंचार्ज से कहो कि शिरान की निगरानी करने वालों को फौरन मेरे पास रवाना कर दे। क्या शिरान को भी जनाब? सेक्रेटरी ने पूछा। मैंने सिर्फ शिरान की निगरानी करने वालों का नाम लिया है, जनरल डी गुर्राई आवाज में बोला और सेक्रेटरी जल्दी से बाहर निकल गई। रात 9 बजे जनरल डी ने निगरानी करने वालों से अपनी रहायशगाह पर मुलाकात की तो उनके चेहरों पर खूबसूरती के तासुरात थे, जैसे उनके सामने जनरल डी नहीं बल्कि कोई खूंखार दरिंदा बैठा हो। बहरहाल उन्होंने मुश्किल अपने हवास मुज्तमई किए और रिपोर्ट देना शुरू की। लिस्टन को उसके कटहरे से निकालकर कत्ल किया। मंजर कशी करो। जनरल डी गुर्राया और रिपोर्ट देने वाले उन लम्हात को याद करने लगे। उन्होंने तफसील से एक एक बात बताई। फिर आइचैक और गेरवन की मौत का मंजर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जो उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था बल्कि कुछ असिस्टेंट की जुबानी सुना था, जिसकी हालत 3 दिन मुसलसल खराब रही थी और जो शिरान के नाम पर खौफ दहशत से कांपता रहता था। उसके सुनाए हुए मंजरनामे में इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ इजाफा कर दिया था। साथ ही साथ इनकी निगाहें जनरल डी के चेहरे की जानिब उठी रहती थी और वो लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अल्फाज जनरल डी के लिए क्या हैसियत रखते हैं। रिपोर्ट सुनने के बाद जनरल डी खामोश हो गया। उसका चेहरा सपाट था। उसने हाथ के इशारे से उन्हें वापस जाने को कहा और बाहर निकलने वालों से दरवाजे ही से सुकून के गहरे सांस लिए और शायद बावर किया कि उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं। जनरल डी राइटिंग टेबल पर जा बैठा और उनके बताए हुए मंजरनामे के पॉइंट नोट करने लगा। वो तकरीबन 11:30 बजे तक इन पॉइंट्स पर गौर करता रहा और फिर उसने सेक्रेटरी को तलब किया, बोर्न कैंप के इंचार्ज से कहोगे शिरान को मेरे पास भेज दे। सेक्रेटरी गर्दन खम करके वापस हो गई और जनरल डी अपने उठाए हुए पॉइंट्स को बार बार पढ़कर बड़बड़ाता रहा। शानदार, बेहतरीन, लेकिन जहन में कच्चापन है, काम में पुख्तगी नहीं, हालात से भड़क उठने वाला है।
दुश्मन को मौका देता है और यही बात उसकी कमजोरी का बायस है। वो काफी देर तक कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा और फिर दफतन चौंक कर कागज पर एक नाम लिखा, हाइशोन। इस नाम को बार बार कागज पर लिखता रहा। चंद लम्हात के बाद अपनी जगह से उठकर सामने रखे टेलीफोन की जानिब बढ़ गया और 2 नंबर डायल करके सिलसिला मिलने का इंतजार करने लगा, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। दूसरी तरफ से फौरन ही एक आवाज सुनाई दी, O11। किसी ने मुद्दब अंदाज में कहा, हाइशोन नामी एक इदारे की फाइल लेकर फौरन मेरे पास आ जाओ। गालिबन ये किसी किस्म की तरबियतगाह है जो शायद बैंकॉक में है। बहुत बेहतर जनाब, जवाब मिला और जनरल डी ने टेलीफोन का रिसीवर रख दिया। फिर 20 मिनट भी न गुजरे थे कि एक दुबला पतला लेकिन चेहरे से इंतहाई अय्यार नजर आने वाला शख्स जनरल डी के पास पहुंच गया। सेक्रेटरी उसे अपने साथ देकर आई थी। जनरल डी ने गर्दन खम करके उसे बैठने ने कहा और निगाहों के इशारे से सेक्रेटरी को वापस जाने का हुक्म दिया। इसके बाद जब उसकी निगाहें दुबले पतले शख्स पर उठी तो दुबला पतला शख्स एक फाइल पर झुका हुआ था। शुरू हो जाओ, जनरल डी बोला। मिस्टर हाइशोन डॉक्टर हाइशोन के नाम से मशहूर थे। मगरबी जर्मनी में उन्होंने नफ्सियात की आला तालीम हासिल की। इसके बाद जापान में मार्शल आर्ट के उस्तादों के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा। उनके जहन में एक खास मंसूबा था जिसका इजहार उन्होंने कनाडा में होने वाली मार्शल आर्ट्स की एक कॉन्फ्रेंस में किया। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर हाइशोन ने जो अल्फाज कहे वो ये थे, इंसानी फितरत पुरस्कार कहानियों का मजमुआ है। इंसान की ज़ात में ऐसी कुव्वतें पोशीदा हैं कि अगर इंसान इनमें से कुछ कुव्वतों से आशना हो जाए तो सुपरमैन बन सकता है। हम अमूमन ऐसी कहानियां घड़ते रहते हैं जिनके मरकजी किरदार मफूकुल फितरत और मावराई कुव्वतों के मालिक होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ये कहानियां हकीकत का रूप भी धार सकती हैं। हर शख्स सुपरमैन बन सकता है और अपने आप को इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, लेकिन जहनी कुव्वतें हमेशा जिस्मानी कुव्वतों पर हावी रहती हैं। अगर ये दोनों कुव्वतें साथ साथ चलें तो इंसान सुपरमैन की हैसियत हासिल कर लेता है। होता यूं है कि बाज़-औक़ात रिंग में लड़ने वाले 2 रेसलर्स एक दूसरे को वहशीना अंदाज में मारते हैं। उनकी कोशिश होती है कि दूसरे के जिस्म के किसी हिस्से पर ऐसी ज़बरदस्त ज़रब लगाएं कि वो हिस्सा पूरे बदन के लिए अजीज़ का बाइस बन जाए और यही चीज़ उसकी शिकस्त का सबब हो। लेकिन जिस्मानी तौर पर इंतहाई ताकतवर लोग ज़हनी तौर पर ताकतवर नहीं होते, जबकि जहन की कुव्वतें जिस्मानी कुव्वतों पर हमेशा हावी हो जाती हैं। मैं एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखना चाहता था और यही चीज़ इब्तदा से मेरे जहन में थी जो इंसान को एक मुकम्मल शख्सियत बख्श दे। वो लोग जो किसी ख़ास किस्म की ज़हनी तरबियत चाहते हों उनकी ज़हनी तरबियत की जाए, जो जिस्मानी तरबियत के ख्वाहिशमंद हों उन्हें ताकतवर जिस्म का मालिक बनाया जाए। और मेरी इंतहाई कोशिश है कि हाइशोन नामी इदारे को मैं इन तमाम खुसूसियात का हामिल बनाऊं। फाइल लाने वाले दुबले पतले शख्स ने यह गुफ्तगू ख़त्म करने के बाद कहा और इसके बाद हाइशोन की बुनियाद बैंकॉक में रखी गई। ये जगह इसलिए मुंतखब की गई कि जापान, थाईलैंड, बर्मा, हांगकॉन्ग और अतराफ़ के तमाम इलाकों से मार्शल आर्ट्स के माहिरीन जमा हो जाएं, और उसने ऐसा ही किया। जहनी तरबियत के लिए उसने बड़े बड़े माहिरीन से रब्ता रखा और बहुत से लोगों ने उसे अपनी खिदमत पेश कर दी। फाइल वाले शख्स ने अभी इतना ही कहा था कि जनरल डी ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। फिर बोला, इस इदारे के तरबियत याफ्ता लोगों की क्या रिपोर्ट है? हमारे पास सिर्फ 3 रिपोर्टें हैं ऐसी जनाब जिन्हें दोहराया जा सकता है। स्कॉटलैंड यार्ड का कैप्टन मेफेयर, जिसकी शानदार कारकर्दगी बेशुमार ममालिक में सामने आ चुकी है। मगरबी जर्मनी का कैरिश कैरिख। तीसरी रिपोर्ट अमरीकी मेरियन थाओ की है। इसके अलावा बस जनाब और कोई रिपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, तुम जा सकते हो, जनरल डी ने कहा और वो शख्स फाइल बंद करके खड़ा हो गया। मुअद्दिबाना अंदाज में सर खम किया और दरवाजे की तरफ पलट गया। जनरल डी फिर राइटिंग टेबल पर जा बैठा और सामने रखे पैड पर लिखने लगा, शीरान को हाइशोन रवाना कर दिया जाए और मिस्टर हाइशोन को इसकी तरबियत के बारे में तमाम तफसीलात फराहम कर दी जाए और इसके लिए D3 का इंतखाब किया जाता है। पत्थर जैसे ठोस बदन का मालिक पस्ता कामत D3 उस टीम में से एक था जो जनरल डी ने तरतीब दी थी और जिसकी जिम्मेदारी पहाड़ों के मिशन की तकमील थी। सुबह 5:30 बजे जब उसे जनरल डी की तरफ से तलबी का हुक्म मिला तो वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। अगर डी डिपार्टमेंट का नाम न लिया जाता तो शायद वो जगाने वाले को गोली ही मार देता। उसने दूसरी निगाह से इस मुलाजिम को देखा जिसने उसे पुरस्कून नींद से जगाया था, लेकिन जब मुलाजिम ने जनरल डी की तरफ से तलबी का जिक्र किया तो वो इस तरह उछला जैसे बिस्तर पर कांटे बिछे हुए हों। फिर उसने तैयार होने में 5-6 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लिया था। ड्राइवर का इंतज़ाम इस वक्त मुमकिन ना था क्योंकि ड्राइवर ठीक 8 बजे उसके पास पहुंचता था और इस वक्त उसे तलब करने का मकसद ये था कि 10-5 मिनट और ज़ाया हो जाए।
चुनाचे वो खुद ही कार लेकर निकल पड़ा। नींद के असरात अब भी उसके ज़हन पर मौजूद थे। चुनाचे ड्राइविंग उसे काफ़ी मुश्किलात पेश आईं, लेकिन जब वो जनरल डी की रहायशगाह पर पहुंचा तो उसके चेहरे की तमाम कोहूलत फ़ौरन ही दूर हो गई। वो तेज़ी से चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा और उसे ताज़ीम देकर खामोशी से बैठ गया। उसने कन अक्कियों से जनरल डी के चेहरे को देखा। जनरल डी के चेहरे पर उसे रात की बेख्वाबी नजर आई। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थीं, बाल मुंतशिर थे, सामने ही सिगार के बेशुमार जले हुए टुकड़े पड़े थे। राइटिंग टेबल के आसपास बहुत से कागजात बिखरे हुए थे और सिर्फ एक कागज़ साफ सुथरी शक्ल में नजर आ रहा था। जनरल डी ने बगैर किसी तमहीद के कागज़ उठाया और फिर उसकी आवाज़ उभरी। D3 शिरान को बैंकॉक के इदारे हाई शोन में मुंतकिल करना है। सुना है कि ये इदारा पूरी राजदारी के साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर लोगों की तरबियत देता है और उनसे सवाल नहीं किया जाता कि वो ये तमाम तरबियत क्यों हासिल कर रहे हैं। मैंने बहुत गौर व खोज के बाद ये फैसला किया है। कांग हू का मार्लिनो हमारे हाथ नहीं आ सका और D11 इसके हुसूल में नाकाम होकर सज़ा पा चुका है। शिरान वो शख्सियत है जो मार्लिनो की मंजूर नज़र थी और यही वो शख्स है जिसे पहाड़ों में उस जगह से हासिल किया गया था जहां Y38 नाकामी से 2-4 हुआ था। शिरान के बारे में जो रिपोर्टें मौसूल हुई हैं उनसे ये अंदाज़ा हुआ है कि Y38 ने अपने मिशन की तकमील के लिए इस शख्स का इंतखाब कर चुका था और इसके और उसके दरमियान तवील चपकलश रही। मार्लिनो की तमाम तर हमदर्दियाँ शिरान के साथ रही हैं और ये बात यकीनी अमर के तौर पर कही जा सकती है कि मार्लिनो आज भी शिरान के लिए अफसरदा होगा। यही शिरान अगर ज़हनी तरबियत मुकम्मल कर लेने के बाद मार्लिनो की गिरफ्तारी का बाइस बने तो मैं समझता हूँ हमारी दोहरी काविश कामयाब हो जाएगी। हम शिरान के ज़रिए मार्लिनो पर भी हाथ डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं किया जा सकता। शिरान की ज़हनी तरबियत में एक कच्चापन है, वो हीरोइज़म का कायल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिरान हाई शोन से तरबियत हासिल करे। इसके लिए मिस्टर हाई शोन से वक्त का तयन भी किया जाए ताकि हम अपने इस मिशन को तेज़ रफ्तारी से जारी रख सकें। मैं तुम्हें इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन हदायत देता रहूँगा, लेकिन बुनियादी हदायत ज़हन नशीन कर लो। जनरल डी चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। D3 मुस्तैद था। चंद लम्हात के बाद जनरल डी ने फिर कहा, शिरान को हाई शोन में दाखिल करा दिया जाए। निगरानी करने वालों का एक गिरोह हाई शोन से अलहदा रहकर उससे रब्ता रखे। अगर तुम इस सिलसिले में खुद को मुनासिब समझते हो D3 तो तुम खुद बैंकॉक जा सकते हो। निगरानी करने वाले गिरोह को तुम्हें कंट्रोल करो। शिरान से तीसरे दिन मुलाकात करके उसकी ज़हनी कैफियत का जायज़ा लिया जाता रहे। हाई शोन में उसे किस हद तक कामयाबी हो रही है इसका तजिया भी किया जाना चाहिए। मुस्तकबिल का प्रोग्राम ये होगा कि शिरान को हाई शोन की तबीयत मुकम्मल होने के बाद कांग हू भेजा जाएगा जहाँ वो मार्लिनो से मुलाकात करेगा। शिरान के लिए जो ज़हनी हदायत जारी होंगी उसका इंतज़ाम बाद में किया जाएगा। कांग हू में शिरान मार्लिनो की मोहब्बतें हासिल करेगा और फिर वही मार्लिनो के हुसूल का बाइस बनेगा। हम समझते हैं कि पहाड़ों के मिशन के सिलसिले में मार्लिनो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हम उसे अपने कब्जे में करेंगे और इसके बाद उसी के ज़रिए पहाड़ों के मिशन की तकमील होगी। जनरल डी एक बार फिर खामोश हो गया। उस सफ़ेद कागज़ अब भी उसके हाथों में दबा हुआ था जिस पर रात भर की काविशों के बाद उसके जहन ने एक खौफनाक मंसूबा बखेरा था। इन तमाम हदायत को जारी करने के बाद उसने D3 की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, क्या इसमें ऐसी कोई बात है D3 जो तुम्हारे जहन से उतर जाए? नहीं जनाब, आप जिस वक्त चाहें मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। D3 मोतीबाना लहजे में बोला, तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ ये है D3 के मार्लिनो को मुझ तक पहुंचाने की कार्रवाई मुकम्मल करो और उसका ज़रिया शिरान को बनाओ। मार्लिनो को हसूल अगर मुमकिन हो जाए तो जनाब, तो क्या शिरान को वहाँ से वापस ले आना है? हाँ, शिरान को मार्लिनो के साथ ही वापस लाया जाए। अहकामात की तकमील तो जल्द हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई वक्त मुकर्रर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शिरान यहाँ आ रहा है, मैं उससे एक मुलाकात कर लेता हूँ। इस दौरान बैंकॉक रवानगी के लिए तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके शिरान को यहाँ से रवाना करना होगा। तुम जा सकते हो, जनरल डी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और D3 खड़ा हो गया। इसके बाद वो मशीनी अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल आया।